अब एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कोहारू की पूरी याददाश्त जा चुकी थी। वो किसी को पहचानने के लिए तैयार थी ही नहीं और न ही सोरानो ये मानने के लिए तैयार था कि वो उसे भूल चुकी है। शुरू में उसे लगता है कि वो मजाक कर रही है। वो उससे बोलता भी है कि ये बस एक मजाक ही है ना, पर कोहारू बोलती है कि मैं एक मजाक क्यों करूंगी, वो भी एक स्ट्रेंजर के साथ। और उसके एक्सप्रेशन देख के वो समझ जाता है कि ये इसे नहीं जानती। उल्टा तो वो उन्हें डराने लग जाती है कि जल्दी बताओ कि तुम दोनों कौन हो, वरना मैं आवाज लगा के लोगों को बुला लूंगी। तब सोरानो हार मान लेता है। वो समझ जाता है कि इससे बहस करने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर ये और ऐसी बातें करते रहे तो मुसीबत इनके लिए ही होगी। तो वो बोलता है कि माफ करना, हम तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते थे। और वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो दोनों ब्रिज पे उदास खड़े हुए थे और वो पानी में पत्थर फेंकने लग जाता है, क्योंकि इतने टाइम बाद उसे एक ऐसी दोस्त मिली थी जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील कर सकता था, पर अब वो उसे भूल चुकी है। और दूसरी तरफ यूको, वो भी उसको देख के पानी में पत्थर फेंकने लग जाती है, क्योंकि कोहारू उसके लिए बहन की तरह थी। ये दोनों पक्के दोस्त थे, पर अब तो वो उसे पहचानती तक नहीं। दोनों में से कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। दोनों ने ही अपना गुस्सा अंदर दबा के रखा था, पर ज्यादा देर तक नहीं। वो गुस्सा और दर्द उनके अंदर इतना भर जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए वो दोनों सुपर सेयंस की तरह चिल्लाने लग जाते हैं। और उनके चिल्लाने की आवाज से वो बेचारा अंकल डर जाता है। वो बोलता है तुम दोनों सही तो हो ना, अचानक से तुम्हें क्या हो गया, पर वो उसकी बात नहीं सुनते और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यूको को अपने घर जाने का मन बिल्कुल नहीं था, तो वो चली जाती है सोरानो के साथ उसके घर पर, जहाँ पर नारुमी ने पहले से ही उनके लिए खाने के लिए कुछ बना के रखा था। और यूको का तो मूड और खराब था, और जो उसने डिश बना रखी थी वो देख के तो उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और इन तीनों में से बस एक नारुमी ही ऐसी था जो नॉर्मल एक्ट कर रहा था, मानो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोहारू के साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ है। तब यूको भी बोलती है तुम इतना चिल कैसे एक्ट कर सकते हो, हमारी दोस्त हमारे बारे में भूल चुकी है। तब नारुमी टाइमलाइन सेट करने की कोशिश करता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो सबके बारे में भूल गई। फिर वो पूरी उसे टाइमलाइन बताता है कि संडे को कोहारू ने मुझे किस करा था और मंडे को वो कॉलेज नहीं आई, और ऐसे ही करते करते एक हफ्ता बीत गया और बाद में तुम्ही ने हमें बताया कि वो हॉस्पिटल में है। और जब आज हम उससे मिलने गए हमें तो पता चला कि वो हमें जानती तक नहीं। तब नारुमी समझ जाता है कि उसे अमनीजिया है। इसका मतलब अगर वो लोगों से लगातार नहीं मिलती वो उनके बारे में भूल जाती है। और ये दोनों तो एक हफ्ते से नहीं मिले, तो ये तो तय था कि वो उसके बारे में सब कुछ भूल जाएगी। फिर नारुमी बोलता है क्या तुमने उसे समझाने की कोशिश नहीं करी कि तुम दोनों उसके दोस्त हो। तब सोरानो बोलता है कि हमने सब कुछ करके ट्राई कर लिया, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम लोग उसे जानते हैं। उसे लग रहा है कि हम उसके साथ कोई स्कैम या फिर धोखा कर रहे हैं। तब नारुमी बोलता है कि तुमने उसे कॉल क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर तुम उसे पुराने मैसेजेस दिखाते, अपनी कॉल लॉग्स या फिर चैट्स दिखाते तो वो तुरंत ही पहचान जाती कि तुम दोनों उसके दोस्त हो, क्योंकि यादें तो मिट सकती है पर वो चैट्स तो प्रूफ है ना कि हम सब एक दिन एक साथ थे। तब यूको भी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये आइडिया हमारे दिमाग में नहीं आया होगा, हमने उससे ये चीज करने के लिए कही थी। मैंने तो उसे कॉल तक करा पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारी किस्मत इतनी बेकार थी, उसका फोन पूरी तरह से टूट चुका था। हाँ हमारा कॉल जाता तो था पर स्क्रीन पे कुछ शो होता ही नहीं था, मैसेज देखना तो बहुत दूर की बात है। और इस पे नारुमी जोर जोर के हंसने लग जाता है। तब यूको उसे चुप करवाती है कि तुम इसलिए नॉर्मल हो क्योंकि तुमने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा। तुम्हें पता है कि कैसा लगता है जब तुम्हारा खुद का दोस्त तुम्हें ना पहचान पाए। और नारुमी तो बिल्कुल उनकी मम्मी की तरह हरकतें कर रहा था। वो बोलते हैं कि लाइफ में ऐसी चीजें तो होती रहती है, पहले तुम खाना खा लो, रोने से वैसा भी कुछ नहीं होने वाला। और जब यूको खाने से मना कर देती है क्योंकि उसे ये डिश पसंद नहीं आ रही, तब नारुमी उसे फोर्स करता है कि चुपचाप से इसे खा लो। और अब तो वो भी बोलती है कि सोरानो बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम हमारी मॉम हो। यूको को खाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो वो एक बाइट ले ही लेती है और उसे इतनी पसंद आती है कि वो तो लगातार खाती जाती है, इतना कि बाद में नारुमी को उसे रोकना पड़ता है कि हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो, सारा क्या तुम ही खा जाओगी। पर अब वो उल्टा उसे दोष देने लग जाती है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे खाने के लिए फोर्स करा, अब मुझे भूख लग रही है तो मैं और खाऊंगी। उसे वो डिश पसंद आती है और जब बाद में उसका उससे मन नहीं भरता वो कहती है सॉसेज लाने के लिए, जो कि खास नारुमी ने अपने लिए बचा के रखे थे। तो वो मना करता है कि मैं तुम्हें अपनी जान दे सकता हूँ पर वो सॉसेज नहीं, क्योंकि वो मेरे फेवरेट है। और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। नारुमी ऐसा बस इसलिए कर रहा था ताकि मूड लाइट हो सके और ये दोनों रोना बंद करें। यूको तो रोना पूरी तरह से बंद कर देती है, पर नारुमी अभी भी सोच में था। और इसके बाद से वो हर दिन हॉस्पिटल जाने लगा था। वो हर बार उसको दूर से बुलाता पर वो कभी पलट के मुड़ के नहीं देखती और ये चीज इसे बहुत तकलीफ देती है। और इसकी ऐसी हालत देख के यूको निकालती है एक लूप होल। यूको बोलती है कि हम वॉलंटियर कर सकते हैं, हमें बस उस
हॉस्पिटल में जाना है और बच्चों के साथ खेलना है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कोहारू के नजदीक रह पाएंगे। तो ये सब उस हॉस्पिटल में इंटरव्यू दे देते हैं। हालांकि सभी नर्वस थे, पर तीनों को वहाँ पर काम मिल जाता है। इन्हें बस बच्चों के साथ खेलना ही था, पर वहाँ के कुछ रूल थे कि ये बच्चों के सामने हमेशा हंसते रहेंगे, कभी लड़ाई नहीं करेंगे, और सबसे जरूरी चीज, उन बच्चों की बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन बच्चों को इतनी खतरनाक बीमारियां हैं कि शायद उनका बचना भी मुश्किल हो सकता है। तो हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। तब वो नर्स जाके उन्हें उस रूम में लेके जाती है और वो इंट्रोड्यूस करवाती है इन तीनों को कोहारू से। और ये तीनों ऐसा ही एक्ट कर रहे थे मानो ये इसे नहीं जानते। यूको और कोहारू बच्चों के साथ मिलकर आराम से ओरिगामी बना रहे थे, और नारुमी के ऊपर तो सब बच्चे चढ़ चुके थे जैसा कि वो कोई खिलौना हो। और जहाँ तक बात रही सोरानो की, वो तो अपनी नजर कोहारू से हटा ही नहीं पा रहा होता। वो उसे देखता है कि किस तरह ब्लाइंड होने के बाद भी वो बच्चों को पेपर प्लेन्स बना के दे रही है। पर एक टाइम ऐसा आता है जब पेपर्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, तब सोरानो उसे देता है पेपर्स, और इस चीज के लिए वो उसे थैंक्स करती है। और इतनी देर में ये पहली बार एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो उसकी आंखों में फिर से खो चुका था। पर तभी पीछे से आता है ककाशी और वो यूज करता है अपना 1000 years of death। और उस अटैक के बाद सोरानो बहुत तेज की चिल्लाता है। वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, ये कोई अच्छी बात नहीं है, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। तब ककाशी बोलता है कि मैं लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूँ? लिमिट्स तुम क्रॉस कर रहे हो। मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ कि तुम तब से उन दीदी की चेस्ट पे घूरे जा रहे हो। तुम बहुत ज्यादा ठरकी हो। और बेचारा सोरानो तो डर जाता है। वो उसे समझाता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और जब वो कोहारू की तरफ दिखता है, वो तो अपने आप को छुपा रही होती है। उसे सच में लग रहा होता है कि सोरानो उसे गंदी नजर से देख रहा है। एक तो कोहारू उसे भूल चुकी थी, ऊपर से अब उसकी इमेज भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तब वो उस ककाशी से बोलता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारी वजह से मुझे प्रॉब्लम होगी। पर वो चिल्लाते चिल्लाते पूरी जगह भागता है और वो बोलने लग जाता है कि ये उनकी चेस्ट की तरफ देख रहा था। पर बाद में नारुमी उसे पकड़ लेता है, और वो ककाशी तो सच में बदतमीज था। वो तो नारुमी को भी ओल्ड मैन बोल देता है, जिससे बेचारे का ईगो हर्ट हो जाता है। पर नारुमी उसे नहीं छोड़ता, तो ककाशी फाइनली हार मान लेता है। और वहाँ पर जो बाकी औरतें थी, वो भी ये देख के हंसने लग जाती हैं कि ये दोनों तो सच में फनी है। अब ऐसे ही इन्हें कई दिन हो चुके थे। सोरानो रोज यहाँ पर आता था, पर वो कोहारू से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि वो बात करने के लिए तैयार थी ही नहीं। तो वो उससे दूर ही रहता था। वो उसे पूरी तरह से अवॉइड कर रही थी। आज के दिन यूको और नारुमी नहीं आते, क्योंकि उन्हें कॉलेज जाना था। पर तभी वहाँ पर आ जाती है कोहारू, और वो उससे बोलती है कि तुम्हें कॉलेज नहीं जाना होता? मुझे तो अब तुम्हारी चिंता होने लगी है। तुम्हारी अटेंडेंस का क्या बुरा हाल होता होगा। अगर तुम ऐसे ही यहाँ पर काम करते रहे तो तुम्हारी अटेंडेंस तो ना के बराबर हो जाएगी। तब वो बोलता है कि चिंता मत करो, यूको मेरी जगह अटेंडेंस लगवा लेगी। पर तुम्हारा क्या तुम्हें अपनी अटेंडेंस की चिंता नहीं होती? क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हें फिर से कॉलेज जाना चाहिए? और वो शांत हो जाती है। वो बोलती है कि मैं कॉलेज नहीं जाती, तुमसे किसने कहा कि मैं कॉलेज जाती हूँ? और फिर उसे याद आता है कि शायद ये अपनी कॉलेज की मेमोरीज भी भूल चुकी है। और ये सुन के वो थोड़ा सा पैनिक जैसा हो जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया। मुझे लगा था कि अगर मैं इसके साथ कुछ दिन और रहूंगा तो उसे चीजें याद आ जाएंगी, पर ये तो अब सब कुछ भूल चुकी है, इसे कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो उसे और समझाने लग जाती है कि तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, तुम्हें इस काम के लिए कॉलेज को नहीं छोड़ना चाहिए। पर वो इस बार चिल्ला देता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कॉलेज से, ना ही अटेंडेंस से, मुझे उसकी परवाह नहीं है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इधर चिल्लाना अलाउड नहीं था, तो कोहारू उसे कंधे पे हाथ रखती है, पर वो उसका हाथ हटा लेता है और वो बोलता है कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। पर कोहारू जानती थी कि इधर बहस करना बेकार है, तो वो उसे लेके जाती है छत पर, यहाँ से थोड़ी दूर। और छत पर जाने तक उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था, तो वो उससे माफी मांगता है कि उसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तब वो उससे पूछती है कि मुझे सच सच बताओ, क्या मैं भी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ा करती थी? क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। तब सोरानो उसे बोलता है कि हाँ, तुम हमारे कॉलेज में ही पढ़ा करती थी, हम दोनों की तो क्लास भी सेम थी और हम दोनों अच्छे दोस्त थे। हम डेली छत पर मिला करते थे, एक दूसरे से घंटे तक बातें करा करते थे। और शायद तुम्हें याद नहीं होगा, एक दिन तो फायर क्रैकर्स खरीदने के लिए हम पूरे दिन एक शहर से दूसरे शहर घूमने गए थे। तब वो उसे बताती है कि शायद मेरी मेमोरीज चली गई होगी, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है, मैं चीजें भूल जाती हूँ, पर मुझे ये याद नहीं रहता कि मैं भूली क्या हूँ। तब वो उससे पूछता है कि तुम्हारी याददाश्त कभी वापस आएगी? पर वो साफ मना कर देती है कि वो चीज बहुत ज्यादा अनोइंग होगी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी याददाश्त कभी वापस ही ना आए। और ये सुन के उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है
है कि ये इन दोनों की दोस्ती को इतना मिस कर रहा है। वो मिस कर रहा है कोहारू की स्माइल को, और कोहारू ये कहना चाहती है कि ये सारी यादें अनोइंग थी, क्या सच में इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है अपने दोस्तों की, या फिर उन टाइम की जब हम साथ में थे। इसका मतलब जो भी टाइम हमने साथ में बिताया कोहारू के लिए वो मायने नहीं रखता। पर तब कोहारू अपना रीजन बताती है, और इस बार सब सच होता है कि वो क्यों सोरानो और बाकी लोगों को याद करना नहीं चाहती। वो क्यों चाहती है कि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आए, और वो क्यों इन लोगों को हर बार इग्नोर करती है। तब वो एक स्माइल के साथ बोलती है कि मेरे पास जीने के लिए बस 6 ही महीने बचे हैं, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। और सोरानो कुछ नहीं बोल पाता। तब कोहारू बोलती है कि मेरा कैंसर मेरे लिवर तक पहुंच चुका है और मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। तो सोचो मेरे लिए कितना पेनफुल होगा अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी हुआ करती थी, मैं कितना खुश हुआ करती थी, और अब मैं मरने वाली हूँ, पर अभी मुझे कुछ याद नहीं है। तो अगर मैं 6 महीने बाद मर भी गई मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा, और शायद तुम्हें भी मेरे बारे में भूल जाना चाहिए। तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे, तो शायद मेरे मरने के बाद तुम्हें भी तकलीफ होगी, तो तुम मेरे बारे में अभी से भूल जाओ। ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि क्या फायदा एक ऐसी लड़की से प्यार करने में जिसके पास जीने के लिए समय ही नहीं है। और वो रोने लग जाता है। क्या ये सच है कि सच में कोहारू हमें छोड़ के चली जाएगी? तब कोहारू आगे बोलती है कि पिछले हफ्ते मेरी कीमोथेरेपी चालू हो गई थी, मुझे साफ मना करा था रूम से बाहर जाने के लिए, और शायद इसी बीच में मेरी याददाश्त चली गई होगी। तो मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बारे में भूल जाओ। और पता नहीं कैसे वो ये सब एक स्माइल के साथ बोल पा रही थी। और दूसरी तरफ सोरानो, उसका रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा था कि उसने किसी से इतना प्यार करा हो, पर अब वो उसे छोड़ के जाने वाली है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको इसके पहले के एपिसोड देखने हैं तो आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं।